हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मॉडल में आपका स्वागत है। मैं विकास आज आपके बीच में केमिस्ट्री की पहली क्लास लेके आया हूं और हमने एक सिलेबस डिसाइड किया है आरआरबी जेईई के लिए, जिसमें आपको पता होगा कि जो उसका सीबीटी फर्स्ट पेपर होता है उसमें 30 प्रश्न साइंस से आएंगे, विज्ञान के आएंगे और उसमें से 10 संभावित क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से रहने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हम सिलेबस हमने जो बनाया है वो ल्यूसेंट और एनसीईआरटी को मिलाकर बनाया है। दोस्तों, ल्यूसेंट प्लस एनसीईआरटी को मिला के बनाया है। अगर आपने दोस्तों फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा और आपने इसमें देखा होगा तो जो उसमें मेंशन है कि 10th लेवल तक की आपकी साइंस आपसे पूछी जाएगी और वो उसका आधार रहेगा एनसीईआरटी आपकी। तो दोस्तों, ये जो हमने सिलेबस डिसाइड किया बनाया है ल्यूसेंट और एनसीईआरटी को मिलाकर बनाया है और आरआरबी जेईई के लिए बनाया है मुख्य रूप से। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मंडी परिषद की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री की जो हमारी क्लासेस हैं ये उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, तो बिना देर दिए हुए हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। दोस्तों, और आपसे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को देखेंगे पूरा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए केमिस्ट्री परेशानी का एक कारण नहीं बनेगी। आपके जो 10 के 10 क्वेश्चन है आप उनमें से एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके लिए केमिस्ट्री अब तक एक परेशानी या चुनौती रही है, ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट कर हमने ये सिलेबस डिसाइड किया है और ये क्लासेस हम ले रहे हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सहूलियत हो, केमिस्ट्री उनके लिए एक डर का कारण ना बने और वो इस एग्जाम में अपना बेहतर स्कोर कर सके केमिस्ट्री का। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम लेक्चर की। देखिए दोस्तों, ये जो बेसिक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा हमारा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे कैसे कुछ मॉडर्न थ्योरीज आई हैं, केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो कौन हैं और केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या क्या हैं, और फिर उसके बाद हम मैटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर हम दोस्तों सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर सब्सटेंस का फिर जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है उसकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट के आधार पर और उसका केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, ये सारी की सारी टॉपिक हमारे इस सिलेबस में इस क्लास में रहने वाले हैं। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों, जब तक आप डेफिनेशन नहीं समझेंगे तब तक केमिस्ट्री आपके लिए एक रहस्य बनी रहेगी और आप कितना भी पढ़ते रहेंगे केमिस्ट्री में आपको उतनी सहूलियत और उतना मजा पढ़ने में नहीं आएगा जितना कि आप इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है और जो उसके बेसिक्स हैं उनको अगर आप समझ के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे ना तो उम्मीद करिए आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आप जब मजा आएगा तो स्कोर तो आप बेहतर अपने आप करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, जो मैं डेफिनेशन में बोलूंगा पूरी की पूरी, लेकिन उसमें केवल और केवल की पॉइंट्स को आपको समझाऊंगा क्योंकि की पॉइंट्स ही आपको पूरे आगे केमिस्ट्री में सहयोग करने वाले हैं और सहायता देने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के गुणों, संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं और साथ के साथ इनमें होने वाले जो चेंजेस हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों का, उसकी संरचना का, उसके संगठन का और केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से इन प्रॉपर्टीज में, गुणों में, उसकी संरचना में, उसके संगठन में क्या क्या बदलाव होता है, ये पूरा का पूरा हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। और एक और इंफॉर्मेशन साथ में देना चाहता हूं कि मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं दोस्तों, लेवासिए जी को मॉडर्न केमिस्ट्री का लेवासिए जी को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। दोस्तों, ये नाम याद रखिए आप, और ये क्वेश्चन कई पेपरों में पूछा भी गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर या आधुनिक रसायन विज्ञान के पितामह की संज्ञा किसको दी जाती है। इस नाम को आप ध्यान रखिए दोस्तों, और कमेंट करके एक बार और लिख के बताइएगा वीडियो में कमेंट करके, जिससे कि आपको एक बार ये नाम याद हो जाएगा तो आपको फायदेमंद आगे साबित रहेगा ये। अब देखिए दोस्तों, एक एक प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में ये किस आधार पर तय किया गया है कि हम गुणों को, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन, इसका मतलब क्या है दोस्तों ये देखते हैं।
और बिल्कुल साधारण शब्दों में समझिए, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगी केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके गुण क्या क्या होते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी मैटर को देखते हैं, ठीक है, या उसको आप महसूस कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप मोटा मोटा ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका कलर आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो उस मैटर की सबसे पहली कलर इंडिकेशन होता है कि वहां वो आपको लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है, हरे रंग का दिखाई पड़ रहा है, या किसी और रंग का दिखाई पड़ रहा है। दूसरी दोस्तों प्रॉपर्टी होती है कि वो स्मेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें से कोई ऐसी स्मेल आ रही है जिसको आप अपनी नाक के माध्यम से सूंघकर महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप दोस्तों अगर देखेंगे उसमें से अगर आप हाथ अपना लगाने की कोशिश करेंगे तो उस माध्यम से आपको ये पता पड़ेगा कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। फिर अगर मान लीजिए आप उसको आप गर्म करने की कोशिश करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। मुख्य रूप से हम जो किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें यही चीज हम देखते हैं कि उसका कलर क्या है, वो स्मेल कैसे कर रहा है, वो ऑर्डरलेस है कि नहीं है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या सॉल्ट नेचर का है, और वो कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, क्या उसको हम रूम टेम्परेचर पर या साधारण अवस्था में खुले रूप में छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, कि वो तुरंत एटमॉस्फेयर में रखने के बाद तुरंत रिएक्शन कर देता है और किसी और प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो मुख्य रूप से गुणों में दोस्तों हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। और देखिए किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, उनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होती है उसकी भौतिक विशेषताएं, या आप कह सकते हैं दोस्तों भौतिक गुण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक होती है दोस्तों उसकी रासायनिक गुण, जिनको हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी अभी, उनको मैं फर्दर क्लासिफाई कर देता हूं। जैसे कि वो देखने में कैसा लगता है, देखने में किस कलर का है, किस शेप का दिखाई पड़ रहा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा दोस्तों। उसकी डेंसिटी क्या है दोस्तों, उसकी डेंसिटी क्या है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम मेजरमेंट करते हैं उसका। उसकी दोस्तों उसका क्वथनांक क्या है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या उसका गलनांक क्या है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये भी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आता है किसी सब्सटेंस के। और वो हमें स्मेल आउट कैसा कर रहा है, वो हमें उसकी हमें कैसी खुशबू मतलब महसूस हो रही है, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सब्सटेंस की, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आती हैं दोस्तों। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कोई भी सब्सटेंस है जो आपका वो अम्ल यानी कि एसिडिक नेचर का है, कि वो आपका क्षारीय बेसिक नेचर का है, या लवण है वो दोस्तों, यानी कि सॉल्ट नेचर है उसका। और साधारण शब्दों में अगर हम ये देखें, हम उसका ये मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है। अभी आप इस चीज को समझ लीजिए, पीएच वैल्यू क्या है, ये इसको आगे डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। अभी आप ये समझ लीजिए, जब हम किसी भी सब्सटेंस की को हम ये क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है या साल्टी है, तो एग्जैक्टली हम उसमें पीएच मेजर कर रहे होते हैं उसका, कि उसका पीएच क्या है। पीएच की एक रेंज होती है, उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि ये सब्सटेंस आपका अम्ल प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, या लवणीय प्रकृति का है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर आपको कमांड करनी है। जो ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप पिकअप करने की कोशिश करिए, इन पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश करिए। और जो डेफिनेशन है उसको आप छोड़ भी देंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इन पॉइंट्स को अगर आप पकड़ बनाएंगे तो केमिस्ट्री आपकी बेहद स्कोरिंग आपके लिए होगी। और दोस्तों इसमें एक और प्रॉपर्टी रहती है इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, यानी कि उसकी सक्रियता कैसी है। जो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा था कि उसको अगर हम एटमॉस्फेयर में खुली अवस्था में रख देते हैं, फ्री स्टेट में रख देते हैं, तो क्या वो तुरंत एयर से रिएक्शन कर लेता है या नहीं कर लेता है, किसी फर्दर प्रोडक्ट में कोई दूसरा प्रोडक्ट बना पाता है कि नहीं बना पाता है। तो दोस्तों गुणों में किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हमने दो आधार पर क्लासिफाई किया है। एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी दोस्तों, और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ये जो लिखी हुई चीजें, इनका मेजरमेंट करना होता है दोस्तों, और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ये जो
मैंने बातें लिखी हैं, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और उसकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, ये हम मेजरमेंट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपने शायद अपनी डेली लाइफ में देखा होगा दोस्तों, जो सोडियम होता है, सोडियम एक केमिकल एजेंट होता है। सोडियम को हम केरोसिन में भिगो के रखते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तुरंत रिएक्शन कर देता है और एक्सप्लोसिव हो जाता है वो। इसीलिए हम उसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्योंकि उसका केरोसिन में जब हम उसको डुबा कर रखेंगे तो उसका एयर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, परिणाम स्वरूप वो अपने एक्सप्लोसिव नेचर को नहीं दिखा पाता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या पढ़ना है और केमिकल प्रॉपर्टीज में। मैं इस चीज को बार बार हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है। अगर आप इस को छोड़ देंगे तो केमिस्ट्री में कोई मजा नहीं आने वाला है, ना आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इन बातों को समझने की कोशिश करिए, एक एक पॉइंट पूरी डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं कि हमें करना क्या है, और पूरी केमिस्ट्री आपकी यहीं इसी दौर में घूमने वाली है। इन प्रॉपर्टीज और ये जो आगे 2-3 जो शब्द लिखे हुए हैं, संरचना, संगठन, इसी पे घूमने वाली है। तो इसको समझने की कोशिश करिए, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आइए अब दोस्तों उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे हम देखते हैं, जो केमिस्ट्री की जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि ये तो गुण हमने देख लिए दोस्तों, कि अब उसकी संरचना क्या है। संरचना का मतलब होता है दोस्तों कि उस एटम्स में या उस मॉलिक्यूल में एटम्स का रीअरेंजमेंट कैसा है। वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रीअरेंज है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रीअरेंज है, या षटकोण में रीअरेंजमेंट है, अष्टभुज के रूप में उनका रीअरेंजमेंट है, किस तरीके से एटम्स उसमें रीअरेंज हुए हैं, ये चीज हमें इसमें पढ़नी होती है पूरी की पूरी। कई बार वैसे इस स्तर पर तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो ये भी पूछ लेता है कुछ क्वेश्चंस में कि जो एटम्स हैं उनके बीच का एंगल क्या है, लेकिन संभवतः आपके इस पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा। और तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है दोस्तों, वो आती है संगठन की, कंपोजिशन का। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो आपका सब्सटेंस है, जैसे कि आप इसको देखिए H2O को, पानी बहुत डेली लाइफ में बहुत यूज होने वाला एक पदार्थ है आपका। अब संगठन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये जो पानी बना हुआ है, एक एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूं दोस्तों, इसमें जो एटम्स हैं, कौन कौन से एटम्स हैं, उनका रीअरेंजमेंट क्या है। देखिए जैसे कि इसमें अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। तो हम एग्जैक्टली उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सब्सटेंस बना हुआ है, ये जो पदार्थ बना हुआ है आपका, वो किन किन परमाणुओं से मिलकर, किन किन एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो उम्मीद है दोस्तों को आपको ये बात भी समझ में आएगी कि संगठन कंपोजिशन में हम क्या करेंगे। कंपोजिशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सब्सटेंस बना हुआ है किन किन एटम से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों जब तक हमें इस चीज की जानकारी नहीं होगी कि वो किस एटम से मिलकर बना हुआ है, तो हम उसकी केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर या वो कैसे कैसे रिएक्शन करेगा, इसके बारे में भी बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। तो सबसे बेहद जरूरी जो ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी आप सब्सटेंस लीजिए, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये जानने की कोशिश जरूर करिए कि ये जो सब्सटेंस बना हुआ है किन किन एटम से मिलकर बना हुआ है, उन एटम्स में से किस एटम की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगी तो यही एटम्स तय करते हैं कि फर्दर आपका कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, किस रेट से बनने वाला है, किस स्पीड से बनने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आई होगी। और 3 पॉइंट आपको केवल ध्यान रखने हैं इसमें कि रसायन विज्ञान की बहुत शाखा है जिसमें हम पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं और उसके कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, और साथ के साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि जब ये सब्सटेंस कोई केमिकल रिएक्शन करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज पर, उसके स्ट्रक्चर पर, उसके कंपोजिशन पर क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या बदलाव आता है, और उसी के आधार पर कोई वो नया प्रोडक्ट बनाता है। दोस्तों अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटिन्यू रहिए आप हमारे चैनल से, तो आपको केमिस्ट्री और फर्दर और सब्जेक्ट्स की भी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। इस चैप्टर के पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, ज्यादा नहीं, इसमें केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। अब देखिए ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई दोस्तों। केमिस्ट्री के मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे तो जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है दोस्तों, इसको मुख्य रूप से कितनी ब्रांचेस के अंतर्गत स्टडी की जाती है
और ये जो स्टडी की जाती है किन किन ब्रांचेस के अंतर्गत उनका डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है। सामान्यतः जो एग्जामिनर दोस्तों आपसे जानना चाहता है ना, वो आपसे 10th लेवल तक की केमिस्ट्री जानना चाह रहा है, वो आपसे उसमें रिसर्च नहीं करवाना चाह रहा है, और वो ये जानना चाह रहा है कि केमिस्ट्री को आप कितना अप्लाइड, मतलब कितना अप्लाइड समझते हैं। वो डेली लाइफ में जितने जितने केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो उनका आपकी लाइफ में कितना इस्तेमाल है, किस किस सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है, घर में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसकी आपको मोटी मोटी समझ है कि नहीं है। अगर मोटी मोटी समझ है तो मानिए दोस्तों ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, और एग्जामिनर आपसे यही जानना चाह रहा है। क्योंकि केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट तो जरूर है, लेकिन उसके जो केमिस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो आप मोटी नजरों से देखिए कि हाँ कौन कौन से केमिकल एजेंट्स हैं वो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों ये जो रसायन विज्ञान है इसको मुख्य रूप से निम्नलिखित ब्रांचों में इसकी स्टडी की जाती है। मैं एक एक करके पॉइंट आउट बता रहा हूं दोस्तों, पॉइंट करके बता रहा हूं। एक तो भौतिक रसायन, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी दोस्तों जो ब्रांच होती है वो होती है कार्बनिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए यहां पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी सी और एक शब्द वाली डेफिनेशन आपको बताऊंगा दोस्तों, उसी से आपको यह पता हो जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें फर्दर आगे क्या पढ़ना होता है दोस्तों। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम ऐसे केमिकल एजेंट्स की स्टडी करते हैं जिनका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, कार्बन होता है। यानी कि पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन के इर्द गिर्द घूमेगी। कार्बन की रिएक्टिविटी क्या है, कार्बन से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होते हैं। और एक और भाषा में इसको कभी कभार बोल दिया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जीवित स्रोतों का अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों ये इसलिए इसकी ये डेफिनेशन और दी जा रही है क्योंकि कार्बन जो होता है एक लाइफ सिंबल होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से हम ऐसे सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो जीवन से संबंधित है, जो इंसान से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है, जानवरों से संबंधित है। तीसरी जो ब्रांच होती है दोस्तों उसकी, उसको बोलते हैं हम अकार्बनिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th में आपने पढ़ी होगी, बड़ी परेशानी का झंझट का सवाल रहता है बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दोस्तों कार्बन को छोड़कर जितने भी केमिकल प्रोडक्ट हैं या फिर एजेंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस है हमारे पास, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, वो डेली लाइफ में हमें किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। अकार्बनिक रसायन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों हम इसकी स्टडी कर देंगे। चौथी जो ब्रांच आती है वो आती है दोस्तों औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसकी स्टडी करते हैं क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो जिसमें केमिस्ट्री का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है और उन इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होते हैं। इसलिए एक अलग से इसको ब्रांच बना दिया गया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और जो पांचवी मुख्य शाखा है वो है दोस्तों जैव रसायन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बायो केमिस्ट्री। और दोस्तों इसका इस्तेमाल या इसका हमारे जीवन में प्रयोग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए ये कोई भी एग्जाम हो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन रही है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि मोटे रूप से हमने जो रसायन विज्ञान है उसको 5 तरीके से वर्गीकरण किया है और इसी आधार पर इसकी स्टडी होती है और इसी के प्रोडक्ट्स का हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अब एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जहां से शुरुआत होगी केमिस्ट्री की। आगे आपके सिलेबस के लिए ये चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि उसको किस किस ब्रांचेस में पढ़ा जाता है, लेकिन अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके लिए केमिस्ट्री चुनौती थी, कोशिश करिए समझने की और आपको समझ में आएगा। बहुत साधारण शब्दों में समझाया जाएगा और आपको आगे कोई परेशानी नहीं होने वाली है केमिस्ट्री में अगर आप वीडियो को देखते हैं, अंत तक वीडियो देखते हैं। देखिए दोस्तों एक डेफिनेशन आती है कि मैटर क्या होता है।
जितना भी कुछ हमारे इस यूनिवर्स में है वो मैटर ही है दोस्तों, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको दोस्तों जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए मैं इसके की पॉइंट्स ही लिखवाऊंगा, डेफिनेशन में साथ के साथ बोलता चला जाऊंगा। यानी कि मैटर यानी कि हर वो पदार्थ जिसके पास अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, ये दो प्रॉपर्टी है देखिए। यानी कि उसके पास अपना मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और साथ के साथ इन दोनों चीजों को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। वो हमें देखने से दिखाई पड़ सकता है, वो हमें सूंघने से सुनाई पड़ सकता है, या किसी भी और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसका हम अनुभव कर सकते हैं। दो डेफिनेशन दोस्तों, दो पॉइंट्स। उसके पास अपना द्रव्यमान होगा और वो स्थान घेरेगा और इसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही मैटर की डेफिनेशन है। उसके पास अपना मास होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। तीनों चीजें ध्यान रखिएगा, मास, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और वो उसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों एक और डेफिनेशन देखते हैं हम पदार्थ की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंस। ये दोस्तों ये जो सब्सटेंस है, और आगे चलकर पूरी केमिस्ट्री में आपको ये शब्द मिलने वाला है। आगे चलकर पूरी केमिस्ट्री में दोस्तों आपको ये सब्सटेंस शब्द मिलने वाला है पूरा का पूरा। तो देखिए दोस्तों इसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। कोई अगर इस डेफिनेशन को आप समझ गए तो मैटर की डेफिनेशन, सब्सटेंस की डेफिनेशन में भी आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जो सब्सटेंस होता है वो एक विशेष प्रकार का मैटर होता है। यानी कि जो पदार्थ है वो एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है जिसकी अपनी निश्चित संरचना होती है, संगठन होता है, निश्चित संरचना होती है दोस्तों, निश्चित संगठन होता है, निश्चित संगठन होता है। ये दोनों यानी कि ऐसा मैटर जिसके पास निश्चित विशेषताएं होंगी, निश्चित गुण होंगे, निश्चित संगठन होगा, वो आपका पदार्थ कहलाएगा। ऐसा मैटर, ऐसा द्रव्य जिसके पास निश्चित गुण होते हैं, उसकी निश्चित संरचना होती है और उसका निश्चित संगठन होता है, कंपोजिशन होता है। एक फिक्स उसका स्ट्रक्चर होगा, एक फिक्स उसका कंपोजिशन होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। तो ऐसे हम मैटर को या ऐसे हम द्रव्य को पदार्थ कहते हैं। दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण चीज है ये, मान लीजिए कि पूरी केमिस्ट्री आपकी हर जगह ये शब्द आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप समझ लीजिए, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा द्रव्य जिसके पास अपनी निश्चित संरचना होती है, निश्चित संगठन होता है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इस सब्सटेंस का केमिस्ट्री में फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है दो आधारों पर। यहां से चीजें आपको थोड़ी सी जुड़ना स्टार्ट होंगी, जो आपने पढ़ा हुआ होगा पहले से या नहीं भी पढ़ा हुआ होगा, कहीं सुना होगा, तो यहां से चीजें आपके जुड़ेंगी। अब आप देखिए इस चीज को, ये जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है दोस्तों, इसको दो रूप से वर्गीकृत किया गया है। आप नोट्स दोस्तों बनाते रहिएगा साथ के साथ, और जहां पे आपको ये लग रहा है कि ये चीज आपके काम की है, ये चीज आपने नहीं पढ़ी है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए इसको एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर दोस्तों, पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है। और एक वर्गीकरण किया जाता है रासायनिक संगठन के आधार पर, और रासायनिक संगठन के आधार पर भी इसको हम तीन तरीके से वर्गीकृत करते हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पर और केमिकल कंपोजिशन के आधार पर दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो फिजिकल स्टेट के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ये तीन तरीके से किया गया है। आप समझिएगा इस चीज को। पहला क्लासिफिकेशन है ठोस अवस्था,
जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट, एक होती है दोस्तों द्रव अवस्था। अवस्था में नहीं लिख रहा हूं, आप साथ साथ लिखते जाइएगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लिक्विड स्टेट, और तीसरी होती है दोस्तों गैसीय अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में गैसियस स्टेट बोलते हैं। और रासायनिक संगठन के आधार पर भी दोस्तों इस सब्सटेंस को 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। इसको आप लिखिए। पहला होता है तत्व, जिसको इंग्लिश में हम दोस्तों एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है यौगिक, जिसको दोस्तों हम कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है दोस्तों मिश्रण, जिसको अंग्रेजी में हम इंग्लिश में हम मिक्सचर बोलते हैं। दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं धीमे धीमे एक एक ये जो फिजिकल स्टेट के आधार पर हम सॉलिड स्टेट किसको बोलेंगे, लिक्विड स्टेट किसको बोलते हैं, गैसियस स्टेट किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इनको धीमे एक एक करके मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये क्लासिफिकेशन सब्सटेंस का किया गया है फिजिकल स्टेट के आधार पर और केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। फिजिकल स्टेट के आधार पर भी जो पदार्थ है उसको 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसियस अवस्था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। और केमिकल कंपोजिशन के आधार पर भी दोस्तों इसको 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। दोस्तों ये क्या क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो वीडियो है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप आपके अगले आरआरबी एग्जाम या इन एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल के माध्यम से फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।